अस्सलाम वालेकुम। माइक में क्या हाल बोलिएगा, है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक इतने हूँ। सालों के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। हाँ, लेकिन बहुत खुशी हुई। बहुत इस दफा बहुत। थोड़े आप कमज़ोर लग रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। आज आज 8 मार्च है। जी जी। मैं बहुत जगह जा सकता था और ये मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसे हमने पहले किया था और बिल्कुल उसको उसी तरह से पेश करूँगा। इसके अंदर कोई कट नहीं आएगा, कोई एडिट नहीं करूँगा मैं। ठीक ये है। जैसा शो होगा ये वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज 8 मार्च है, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इसके अंदर जो जर्क्स हैं हम वो भी लेंगे, जो बातें हैं हम वो उसको बिल्कुल वैसे ही करनी है। आज भी 2020 में हम यहाँ हैं और आज भी हम ख़वातीन के इस्तेहसाल की बात करते हैं और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। मैं आज यहाँ ईदी सेंटर में हूँ। अल्लाह करे कि हमारी ये कोशिशें कामयाब हों। अभी उम्मीद बाकी है, अभी उम्मीद बाकी है कि हम सुनना शुरू करेंगे। अभी उम्मीद बाकी है कि हम जानना शुरू करेंगे। अभी उम्मीद बहुत सारी चीज़ों की बाकी है, लेकिन इस पूरे सिलसिले में एक औरत है जो चट्टान की तरह खड़ी है। एक औरत है जिसके पास मैं अभी आपको मिलवाने लेके जा रहा हूँ। वैसे तो इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और इनसे भी बात होगी। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन पहले मैं मम्मी की तरफ जा रहा हूँ। बिल्किस आपा, बिल्किस सीधी साहिबा, मैं इस वक्त उनकी तरफ जा रहा हूँ और उनसे बात करूँगा। वो आज यहाँ पर क्यों आई हैं? वो यहाँ पर इसलिए आई हैं ताकि वो हमसे बात कर सकें। उनसे अब चला नहीं जाता। वो सॉर्ट ऑफ बेड रिडन हैं, बड़ी मुश्किल से चलती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आई हैं। अब आप इमेजिन कीजिए और ख़ुद सोचिए कि एक औरत है जो औरत के लिए खड़ी हुई है। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि उसको प्रॉपर तौर पे खराज तहसीन पेश कर सकें। वो औरत जो माँ है, वो औरत जो बहन है, वो औरत जो बेटी है, वो औरत जो गमगुसार है, वो औरत जो साथ खड़ी होती है, वो औरत जिसका हौसला हमसे कहीं ज़्यादा होता है, वो औरत जो हर जगह अपने आप को पीछे करके और दूसरों को आगे कर देती है, जिनसे वो मोहब्बत करती है, जिनसे वो प्यार करती है, जिसके पास इशार ही इशार है। आज हम उसका दिन मना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, जो सिंपल बात है बस मैं वो कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें औरत को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि औरत से कहना चाहिए कि तुम पीछे नहीं, तुम बराबर में आके चलो। बिकॉज बराबर हैं हम सब बराबर हैं, सब के सब बराबर हैं। सवाल ये है कि क्या माशरा तब्दील होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने तौर पे तो कोशिश करें। बस ये कोशिश है। मैंने आपसे कहा है कि आज ना तो इस प्रोग्राम में मैं कोई एडिट लगाऊंगा, ना कोई कट लगाऊंगा। जो बातें होंगी जैसी होंगी बस वो होंगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के लेने के बाद ये जिस कदर यूँ समझ लो, देख के यूँ समझ लें, आप यूँ समझ लीजिए कि इसके अंदर जो भी हम बातें करेंगे वो बिल्कुल रियल बात होगी। इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। नाम आप मुझे बताइए, आप कितने साल से यहाँ हैं? माइक में 15-20 साल हो गए। क्या क्या देखा है इन 15-20 सालों में? मैंने यहाँ पे वो कुछ देखा है कि जो कोई भी औरत या कोई भी बच्ची जो मेरी उम्र की, मैं तो खैर बड़ी हूँ, जो छोटी बच्चियाँ हैं, या कोई भी यंग लड़की देखे तो शायद वो माजी में ये भूल जाएगी, बाहर की दुनिया को भूल जाएगी, बोलेगी कि इंसानियत जो है वो यहीं पर ही है और जो माएँ हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनको संभालने वाली कौन है? एक ही औरत खड़ी है, बिल्किस सीधी। मैंने आपको बताया था इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं ये यहाँ की इमरजेंसी है। आज पहली मर्तबा मैं इमरजेंसी में किसी से बात नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं बात नहीं करना चाहता, उसका रीज़न ये है कि मैं किसी के आराम में मुखल नहीं होना चाहता। हाँ, वरना मिलते हैं, सबसे आते हैं, मिलते हैं, बच्चों से के साथ खेलते भी हैं और वो तो मैं खेलूँगा, उसके बाद भी खेलूँगा। वो टीवी पे नहीं दिखाएंगे बट खेलूँगा, मैं ज़रूर खेलूँगा बच्चों के साथ भी। लेकिन इस वक्त मैं बिल्किस आपा की तरफ जा रहा हूँ एंड उनके साथ बैठ के मुझे बात करनी है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछना है। मुझे जगह बहुत अच्छी लगी है, बड़ा क्लीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बड़ा पुरसुकून है और ये फैसला इतने इन मरीजों के लिए ही बनवाया है। माशाल्लाह। कह रहे जिस तरह बड़े हॉस्पिटलों में होता है, हमारे मरीज ऐसे क्यों ना रहे, हमारे मरीज भी ऐसे ही रहने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखती हैं और बिल्किस आप आएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। ये अभी आप बीमार तो हूँ, आप भी बीमार हैं। हाँ, मैं भी बीमार हूँ। अब तो ऐसा ही लग रहा है। बीमार से मिलेगा क्या बीमार? अच्छा ये बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? नहीं ठीक है, नहीं बस ठीक। मैं डॉक्टर साहब के पास आती है, काफी रहती
अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम यहीं से शुरू करेंगे। मैं ये पूछूंगा, जब आपने ये बनाई थी जगह, आज शुरू करेंगे पुरानी बात करके ना, जब ये जगह बनाई थी तो आप किस चीज़ों से गुजरी थी ये जगह बनाने में, और अब क्या हाल है। और एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे मेरी पहले बात हुई थी, ईदी साहब को कितना मिस करती हैं, बिकॉज पाकिस्तान बहुत मिस करता है। ब्रेक के बाद वंस अगैन जी वेलकम बैक, और मैं बिल्किस ईदी साहबा के साथ हूँ। अच्छा अब ये मुझे बताइए, हम थोड़ी ज़रा बात कर रहे हैं पुरानी, कब शुरू हुआ था ये? पाकिस्तान बना तब शुरू हुआ था ये सेंटर नहीं। हाँ, मीठा दर जो आपका एक्चुअल सेंटर है, हेड ऑफिस। जब मेमन जमात ने हाजी साहब को निकाला, हाँ, कि तू सिर्फ मेमन का काम करेगा, तो हमारे साथ रहे। तो बड़े बड़े सेठ थे, नामी गिरामी, उसको सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि क्या मैं किसी का एक्सीडेंट होगा तो मैं पूछूंगा कि तू हिंदुस्तानी है कि पंजाबी है, उसको तो उठाना लाजमी है। इनको एक जुनून था गाड़ी चलाने का, और वायरलेस पास आके सोते थे। फिर मैंने अपना कमरा ऊपर कर लिया था। क्यों? 3 टेलीफोन थे और एक वायरलेस सेट अभी हुकूमत ने हमको दिया, अल्लाह इनका भला करे। तो वायरलेस सेट से हमको बहुत फ़ायदा हुआ था। तो रात को वो हमारे जो बाहर नौकर थे, तो बाहर वायरलेस सेट था, लेकिन वो आवाज़ को बंद कर देते थे ताकि आराम से 2 घंटे सो सके। तो आप इसको खुला रख के सोते थे, तो आप जब कोई बोलेगा तो नींद आएगी आपको। और इनको तो आप 10 दफ़ा उठाओ तो 10 दफ़ा सो जाते थे। 10 दफ़ा उठ के 10 दफ़ा सो जाते थे। लोग कफन लेने आते थे। पहले पेथाडाइन नहीं मिलता था, नशे का इंजेक्शन, तो हमारे को हुकूमत देती थी ना, परमिट से मिलते थे। तो रात को 2 बजे 3 बजे पेथाडाइन का इंजेक्शन लेने आते थे। कोई ना कोई दवा लेने आते थे, तो आप खड़े होके चलो, ये टोपी पहनते थे, बिस्मिल्लाह देख के आ जाते थे, और सोए अभी खराटे लेने तो लगते। ईदी साहब को अपने काम करने के अलावा कुछ नहीं करते हुए देखा? नहीं, काम ही करते नहीं, मैयत छोड़ने जाते थे हम, मरीज छोड़ने जाते थे, क्योंकि रास्ते में गांव आते थे। हाँ, तो ट्यूबवेल आते थे। ट्यूबवेल में मेरे बच्चे और हमारी बिल्डिंग के बच्चे, मैयत पड़ी है पास, और 4 बच्चे मेरे और बिल्डिंग वालों के 2 बच्चे हैं, और मैं आगे बैठी हुई हूँ एक बच्चा लेके हाजी साहब के पास। तो फिर क्या करते थे माँ ट्यूबवेल में? ट्यूबवेल में गाड़ी को ठंडा करना पड़ता था ना बेटा। अच्छा ओके। तो यहाँ से आप लोग इंटीरियर से ट्रैवल करते थे पंजाब या सिंध के अंदरूनी हिस्सों में जाते थे ना। हाँ। वापसी होती थी तो हम अकेले होते थे, मैयत छोड़ने जाए या मरीज छोड़ने जाए, फिर हम अकेले होते थे। फिर जहाँ हमारा दिल करे ना, जहाँ बाग बगीचा नज़र आ गया, खेती नज़र आ गई, ट्यूबवेल नज़र आ गया, तो उसको तो उजाड़ देते थे। बच्चे खाते थे, खाना उस ओले के टमाटर तोड़ के ले लेते थे, कोई फ्रूट ले लेते थे, कुछ ना कुछ करते थे, और ट्यूबवेल में हमको ज़्यादा मज़ा आता था। अच्छा ये बताइए, ये जो सेंटर है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके साथ, ये कब बनाया था आप लोगों ने? इस जगह को 30-35 साल तो हो गए होंगे। अच्छा। पहले सोराब गोट खरीदा था, 10 एकड़ ज़मीन, फिर उसके बाद ये ली, फिर इंजीनियर भी खुद, सब कुछ, डायरेक्टर भी खुद, सब कुछ खुद, नक्शा खुद बनाते थे कि मरीजों के लिए खुली जगह हवा वाली होनी चाहिए, ताकि ऊपर ही बनाते थे। हवा बारी, हम इसको हवा बारी बोलते हैं। हवा बारी। तो इसमें बोले कि आपको पता है बिल्किस, हमारे पास मरीज आते हैं ना ऐसे, तो बदबू ऊपर चली जाती है, अंदर नहीं समाएगी। मैं अमेरिका और लंदन में गई थी ना होम देखने के लिए, तो इनका मौसम ऐसा है कि ये लोग बंद नहीं, खुला नहीं रख सकते, तो उधर सांस नहीं ले सकते थे हम। अच्छा एक बात बताइए, ईदी साहब आप पे बड़ा रिलाय करते थे, बड़ा इत्मीनान था ईदी साहब को आप पे, आप उनके साथ हमेशा खड़ी रही? बिल्कुल, हमेशा खड़ी रही? बिल्कुल। और कितने साल की रफाकत थी आपकी उनसे? 50 साल हो गए शादी को, 2 साल 3 साल मरे हुए उनको हो गए। 53 साल? हाँ, 53 साल। लेकिन मैं इनको जब कोई पीछे लग जाता था ना, कोई भी इदारे वाले कुछ बोलते थे, तो मैं बोलती थी ये हमारे खिलाफ क्यों बोलते हैं, अरे भाई गेली पागल को, जी मुझे पता, पागल को बोलते हैं। पांजे बात से नहीं, हमारे पीछे नहीं होंगे तो हमको काम करने का मज़ा नहीं आएगा। अपोजिशन का होना ज़रूरी है, अपोजिशन का होना ज़रूरी है। कोई कुछ भी बोले, हम ये बेच डालते हैं, वो बेच डालते हैं, मुर्दे बेच डालते हैं, गुर्दे बेच डालते हैं, भले बोले, लेकिन इनको जवाब नहीं देना है। जवाब दिया तो ये अपने को फंसा देंगे। आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मैं इनको बोलती थी, कभी बहुत घबराते थे ना, तो मुझे कहते थे कि मुझे समझ नहीं आती है ये क्यों मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो मैं बोली, लो शैतान का तरगना ज़रूरी है, आप बोलते हो शैतान तो हमारे पीछे होना चाहिए,
शैतान तो लगेंगे पीछे हमारे काम से हमारा मुकाबला नहीं करेंगे, हमको बदनाम करने की कोशिश करेंगे और हमारे मुकाबला कभी आप घबराई इस चीज़ से? नहीं, मैं नहीं घबराई। मेरा मियाँ इतना शेरदिल था, मैंने इसका नाम शेरदिल खान रखा था। आपको पता है? शेरदिल खान। जो लोग एदी साहब को नहीं जानते और जो लोग इस स्ट्रगल को नहीं जानते वो ये समझ नहीं सकेंगे। बड़ी एफर्ट चाहिए होती है इस बात के लिए कि जब आपका हस्बैंड ये डिसाइड करे कि उसने हर चीज़ मुल्क के लिए करनी है, लोगों के लिए करनी है। बस इनको यही सोचता था, यही बात आती थी। पूरा नक्शा बनाया था और 25-50 किलोमीटर पे मेरा सेंटर होना चाहिए ताकि हर एक को इमरजेंसी मिले। और फिर हम एक वहाँ डॉक्टर भी रखेंगे, एक मास्टर भी रखेंगे ताकि गांव के बच्चे आके दरी स्कूल में बैठे, दरी स्कूल में पढ़ेंगे। और है ना, डॉक्टर हो तो कभी एक्सीडेंट हो तो फ़ौरन उसको इमरजेंसी मिल सके। पता नहीं क्या क्या इनको ये इसके अलावा कोई बात सोचती नहीं थी। और मैं कभी ज़्यादा घबराते थे ना तो मैं खाना छोड़ देते थे। मैं लड़ाई करूं तो खाना छोड़ देते थे, तो फिर मैं मना लेती थी और इनका कसूर उनका होता था। अच्छा। मैं मना लेती थी, मैं बोलती थी कि अजी साहब आपने खाना नहीं खाया, चलो हम खाना खा लेते, चलो बिस्मिल्लाह, टोपी पहन के बैठ जाते थे। खाना खिला के मैं आती थी, मैं फ़ोन करके पूछती थी लड़कियों को, अजी साहब ने खाना खाया? बोले टिफ़िन ऐसा ही बंद पड़ा हुआ है। टिफ़िन घर से आता था ना, तो फिर बच्चे बड़े हो गए ना। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पूछता हूँ कि एदी साहब के साथ ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत थी, एदी साहब के बाद कितना मिस करते हैं एदी साहब? ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसमें से कोई चीज़ नहीं काटूंगा। जो मैं जिस वक्त ये कहता हूँ कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, बस उसी वक्त ये कैमरा कटता है, और जब मैं ये कहता हूँ कि हम वापस आ रहे हैं तो उस वक्त हम दोबारा वापस आ जाते हैं। एंड इसमें ये जो फासला है ये 15 सेकंड का भी फासला नहीं होता। कैमरा बंद करके क्लोज करके दोबारा ओपन होता है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि एदी साहब के साथ तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी और आपने गुजारी, और आप मजबूत चट्टान की तरह से एदी साहब के साथ खड़ी रही। अभी है ना, जैसे हमारे अंदर से रोशनी का मीनारा चला गया है। रोशनी होती है जो सबको, पूरी दुनिया को रोशन रखती है। हमारी रोशनी चली गई है, बस मैं टूट गई हूँ। एदी साहब के जाने के बाद मेरा फैसल है बेचारा, लेकिन वो काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले किसी कोरोना वाले को लेकर चला गया था, तो फिर उसको सिविल वालों ने बुलाया कि भाई तू काय को लेके आया था? अभी तू इससे बातें भी किया, हाथ भी मिलाया, उससे बातचीत सब कुछ किया उसके साथ बैठ के, तो तू तेरा टेस्ट करेंगे, तू आ। फिर फैसल को बुला लिए सिविल वाले। अब तक कितनी ख़वातीन यहाँ पर, कोई हिसाब किताब है? कितनी पेशेंट्स आई हैं आपके पास? कितने लोग आए हैं? कितनी ख़वातीन की आपने मदद की है? कोई हिसाब नहीं, किताब? मैंने घरों पे जो समझा के छोड़ा है ना, तकरीबन 80,000 90,000 औरतों जो समझा के आपने छोड़ा है अपने घरों पे छोड़ा है, और समझाया है कि बाहर अंधेरा है, अंधेरी दुनिया है, कोई शाहरुख खान नहीं मिलेगा, और ये सब फिल्मी दुनिया की बातें होती हैं बेटा। तो शाहरुख खान के लिए आती थी? किसी के पास शाहरुख खान की फ़ोटो होती थी, पहले तो इमरान खान की भी फ़ोटो लेके आ जाती थी, और पता नहीं किस किस की फ़ोटो लेके आ जाती थी, सलमान खान की भी फ़ोटो लेके आ जाती थी। जिसका दौर था उनकी तस्वीरें इनके पास होती थी। अच्छा। अभी हम क्या कर सकते हैं? हमको फिल्मों में काम करना है या हमको टीवी में काम करना है। आपने बिल्कुल सही किया कि आपने उनको समझा के उनको वापस उनके घरों पे आप 70-80 हज़ार लड़कियों औरतों को 70-80 हज़ार, हाँ, लड़कियों औरतों को घर में छोड़ के आई हूँ, 1 दिन में 2 दिन में समझा के कि बेटा पीछे अंधेरा है, आप अंधेरी दुनिया में जा रही हो, आप उजाले में नहीं जा रही हो, आप अपने। और है ना, मियाँ कम कमाता है, तुमको काम आता है तो तुम सिलाई करो, तुम ट्यूशन पढ़ाओ, तुम मेहंदी लगाओ, जो भी तुमको काम आता है, हुनर आता है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले के हालात में और अब के हालात में कोई फ़र्क आया है? अभी बहुत फ़र्क आया है, टेलीफोन आ गया है, कुछ बेहतर हुआ है? अब लड़कियां कम आती हैं आपके पास या अब भी उतनी आती हैं? अब लड़कियां बहुत सियार नहीं हो गई, होशियार हो गई हैं। पुलिस पकड़ के देती है हमको, पुलिस हमारा बहुत साथ देती है, पुलिस पकड़ के देती है। तो बस घर से इसीलिए भागे थे कि मोहब्बत करते थे और घर वाले नहीं मानते थे। तो आप अब भी फिर समझा के उनको वापस भेजती हैं? हाँ, अब भी वापस हाँ, मैं इनके माँ बाप को समझाती हूँ कि आप शादी कर दो, इसका नसीब है, दुखी हो या सुखी हो। और जितनी भी लड़कियाँ आती हैं वो यही मुझे कहती है हमने मोहब्बत से शादी की थी। जितनी भी लड़कियाँ घरों से बच्चे लेके आती हैं वो यही कहती हैं कि हमने मोहब्बत से शादी की थी, लव मैरिज की थी। अभी भी यही हाल है, 3-4 बच्चे और माँ। और वो आपके पास आ जाता है? आते हैं तो मैं समझा देती हूँ, भाई
अपनी माँ के घर चले जाओ या अपने शोहर के घर चले जाओ, जूतियों पे भी रखे तो उसके घर में रहो। क्योंकि जब हमारे में बोलते हैं कि आदमी के जूते भी घर में हो ना तो वो किस्मत वाला घर होता है। इतनी आदमियों की वैल्यू है। मुझे लगता है कि हमको थोड़ी सी तब्दीलियाँ करनी चाहिए, समझा के ज़रूर भेजना चाहिए। बट मेरी बात ये समझ में, और मैं इस बात से कभी इत्तेफाक नहीं करूँगा कि अगर आप शादी करते हैं और निभाते नहीं, एक लड़की को आप लेके आते हैं तो फिर आप किस बुनियाद पे उसको कहीं और कैसे छोड़ देते हैं। मैं जिस जगह जिस बिल्डिंग में हूँ, इस बिल्डिंग में मैंने डॉक्टर साहबा के सामने, इनके सामने, मैंने यहाँ बेटों को आते हुए देखा है जिन्होंने अपनी माँ को यहाँ छोड़ा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ज़्यादा बेटियाँ आती हैं और बेटियाँ ज़्यादा आती हैं। यहाँ सिर्फ बेटी ही नहीं, बेटियां भी होती हैं, माएँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं और बेगमात भी होती है। वो बेगमात यानी बेगमात से मुराद बहू नहीं, बहू भी होती है, बहू की शक्ल में भी होती है, लेकिन बेगमात का मैं इसलिए स्पेसिफिक कह रही हूँ कि वो लोग जो शादी करते हैं इस तरह की कि वो लड़की घर से निकल गई और उससे शादी कर ली और उसके बाद फिर उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, फिर वो भी हमारे यहाँ होती है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सवाल मेरा ख्वातीन से नहीं है आज, सवाल मेरा मर्दों से। मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी की उम्र 4 साल है माशाल्लाह। और मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता, कभी तसव्वुर नहीं कर सकता मैं सुबह सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मैं एक वीडियो कॉल करता हूँ अपनी बेटी को। उस वक्त उसके सोने का टाइम होता है तो मुझे यूं करके देखती है, उसके बाद मुझे कहती है डैडी। अगर उसे ज़रा सी खांसी भी आ जाए तो पूरे रास्ते मैं उससे बात करता रहता हूँ, उसे हंसाता रहता हूँ। बहुत सालों पहले की बात है, मैं तो यहाँ पला बड़ा भी नहीं, अमेरिका में रहता था, वहीं पला बड़ा। जब 15 साल पहले मैं पाकिस्तान आया तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली, अपने बारे में भी सुनने को मिली, शायद अपने अंदाज के बारे में भी सुनने को मिली। और एक बात मुझे अक्सर लोगों ने कही जो मैं समझ नहीं पाया कि आप उर्दू कैसे बोल लेते। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझसे कभी नहीं गया। तो सवाल मेरा उन तमाम भाइयों से है जो इसको देख रहे हैं, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी, बुरा नहीं मानिएगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। एक बार ईदी होम्स आके, ईदी सेंटर आके ज़रा देख तो लीजिए। ज़रा देख लीजिए कि हमारी बेहिसी क्या रंग लाती है। हमारी ज़रा सी मोहब्बत से हम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं।
ये बताइए कि आज से जब आपने काम करना शुरू किया था, जब मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी, 7वीं जमात में थी, 7वीं जमात में पढ़ती थी और स्कूल जाती थी, तो मेरे मोहल्ले से लड़कियां नर्सिंग सीखने जाती थी ईदी साहब के पास। नर्सिंग होम इन्होंने खोला था, पाकिस्तान बना तभी कोई भी वसाइल नहीं थे, सिविल अस्पताल और जीना अस्पताल के अलावा। गली गली में दवाखाने और डिस्पेंसरियाँ और ये सब नहीं कुछ भी नहीं था। तो फ्लू हुआ, कराची बना था, फ्लू फैला था, तो लोग मरने लगे थे, बहुत ज़्यादा मरने लगे थे। आपने एक तंबू बांधा और चारपाइयाँ खरीदी और ड्रिप खरीदे और डॉक्टर नहीं आते थे सिविल से, तो वो जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसको स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट को ले आते थे कि आप इनको ड्रिप लगाओ, इनको दवाएं दो, मैं लेके आऊँगा। वहाँ से इन्होंने इब्तिदा की कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल सकता है, मगर है ना बीमारी में इंसान को जल्दी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी और इमरजेंसी में मिलना चाहिए। कितने लोगों की जान बचाई थी इन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, कोई तब्दीली आई है ख़वातीन के प्रॉब्लम में, मसाइल में, जैसे पहले थे अभी भी वैसे के वैसे या कुछ नहीं, बदले? पहले बहुत सादगी थी। इतने ये टेलीविज़न, और टेलीविज़न तो था, वो भी बहुत सालों के बाद आया था, वो भी मेरी शादी में भी नहीं था टेलीविज़न। फिर हमने टेलीविज़न ख़रीदा तो आप खिलाफ थे, मेरे मियाँ खिलाफ थे, टेलीविज़न के खिलाफ थे। फिर हमने 1800 का सोनी टेलीविज़न गली में से जाके लिया, उधर एक गली थी। फिर अब जब थोड़ी देर देख के खुश हो गए ना, फिर ऊपर मचान था हमारे घर में, एक कमरा था, मचान था, उसमें छुपा के कपड़ा उड़ा दिया। मेरे बच्चों ने बता दिया इनको। अच्छा, उनको पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था, हमने पूछे बगैर लिया था। अच्छा। फिर उन्होंने बता दिया तो इन्होंने कहा कि आपने टेलीविज़न ले लिया है। मैंने कहा, मैं डर गई, मैं बोली मैं बहुत डरती थी। मेरा फैसल हुआ, मेरी डर उड़ा। अच्छा। फैसल पैदा हुआ मेरा, फिर मेरा डर उड़ गया कि अब मुझे नहीं डरना है, इन सख्तियों में आना नहीं है इनकी। अच्छा। बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, और गुस्सा करते थे ना तो ये नाक, ये गाल, ये कान, ये पूरा लाल हो जाता था मुंह, इतने साफ कलर था इनका। अब आखिरी में बीमार हो गए फिर तो बेचारे। मैं जब शुरू में इनको मैं बहुत हिम्मत देती थी, मेरे में बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। शादी हुई ना तो मुझे कहा कि तू रिद्धि से शादी कर रही है, तो मैंने कहा हाँ मैं तो शादी कर रही हूँ, मैं हज करने जाऊँगी, आपके लिए हार ले आऊँगी मोतियों वाले। तो बोलती है मारना है तो मीर को मार, फ़कीर को क्यों मारती है, इसके पास तो फ़कीर के पास कुछ भी नहीं है। एक ही दवाखाना था और एक ही गाड़ी थी, मेरी शादी हुई तब। मुझे बोलती है इसको क्या तेरे को सुखी नहीं रखेगा, ये तो तेरे को बंद करके रखेगा। तो मैं बोली मुझे जानता नहीं है, यानी बहुत तेज़ थी। हाँ। किसी को चमाट मारनी हो, किसी का नाक पे ठोसा मारना हो तो मैं डरती नहीं थी, किसी को भी मारना हो तो नहीं डरती थी। मैं थोड़ा सा दूर होकर बैठ गया नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगी। फिर है ना, तो मैंने बोला बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी इसका भाई दूसरा कोई मिल जाएगा। इतनी समझ कम थी। अच्छा। फिर अल्लाह ने बना दी जोड़ी, तो अल्लाह ने मेरे को इसके लिए बनाया था। जब ये उनको आपके लिए बनाया था। हाँ, और जब आपको उनके लिए थोड़ा बस उसमें आ जाते थे ना टेंशन में, तो मैं बोलती थी आप क्यों टेंशन में आते हो, हम 2 थोड़ी हैं, हम 11 हैं। तो इनको ऐसा बोलती थी। या रुक जाइए, वो तमाम के तमाम लोग जो जिंदगी में फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि औरत का मकाम क्या है, बहुत है। ये जुमला सुन लीजिए, हम 2 नहीं हैं, हम 11 हैं। इस तरह देखो तो आप 11 हो गए ना। और ये बात सही है। देखिए, जब शुरू सफ़र हुआ था तो एक डिस्पेंसरी थी, एक गाड़ी थी। एक गाड़ी थी और 8000 महीने का साल का चंदा था। 8,000 रुपये। 8000 साल का चंदा था। अब आप सोचिए, उसके बाद 50 साल की रफाकत में सब कुछ देखा, सैलाब देख लिए, जलजले देख लिए। हाँ, बहुत जाते थे। पता नहीं क्या कुछ देखा, और 50 साल के बाद आज ये यहाँ हैं। अगर हम ढूंढने निकलें तो आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जहां औरत ने सब कुछ किया। क्या वजह है कि 2020 में भी हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, आज भी हमारी आंखें नहीं खुली।
डाकुओं ने पकड़ लिया था। एक दफ़ा मैयत छोड़ के जा रहे थे, 20 साल की लड़की मरी थी सिविल में टीबी से, तो उसको हम लेके जा रहे थे, तो डाकुओं ने पकड़ लिया हमको। तो गाड़ी रुकवा दी और यदि साहब ने लाइट ऑन कर दी। तो फिर है ना, वो औरत हमारी बोली नहीं समझती थी, पता नहीं कौन सी बात करती थी। हारूना 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 किसको बुलाती थी, हारूना हारूना मुझे याद रह गया है। तो बोलती है कि ये सत्ता रेदी है, ये मेरी बेटी है, जवान मर गई है, इसको छोड़ने मेरे को जा रहा है गांव में, तो आपने क्यों हमको रोका है। तो वो डाकू घोड़े पे थे, सफ़ेद घोड़े पे, और लंबे चौड़े बहुत थे भाई। तो ये कुछ पगड़ी पहनते हैं, और यहाँ पे कुल्हाड़ी थी, बंदूक नहीं थी, बंदूकें नहीं थी। तो वो उतर के आए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरी कि ये डाकू है या मुझे पकड़ लेंगे या मुझे ले जाएंगे। मेरी सहेलियों ने कहा कि तुझे ले जाएंगे, तेरे मियाँ को छोड़ देंगे। तो मैं बोली ले, मैं मियाँ के बगैर मैं थोड़ी जाऊँगी, साथ जाऊँगी। तो उन्होंने फिर है ना हाजी सत्तार को, मेरे हाजी को 100 रुपये दिए। 100 रुपये की उस वक्त बहुत वैल्यू थी, 100 रुपये तनख्वाह होती थी। डाकुओं ने दिए? हाँ, डाकुओं ने दिए। तो फिर है ना हाथ चूमे और बोलते हैं कि है ना सत्तार दीदी, हमको पता है हम मर जाएंगे, हमारे माँ बाप लेने नहीं आएंगे, तू हमको मिट्टी में डालेगा, कब्र में डालेगा। फिर वो चले गए, हम हमारा हाथ चूम के, और हमको उसके घर गए तो वो जो लकड़ियाँ होती है ना, उस बाहर का दीवार बनी हुई थी और बीच में झुग्गी थी बेचारी। तो जवान लड़की को इसने मंजा बाहर निकाला चारपाई, और वो जवान लड़की को सुलाया। मोहल्ले वाले आ गए, कुछ मदद की, तो इसके ऊपर रज़ाई डाल दी। और गर्मी के दिन आम पके हुए मिलते थे तब, तो उन्होंने हमको आम ला के दिए, दोनों मियाँ बीवी को, और सूखी हुई रोटी दी। तो मेरे मियाँ ने कहा कि भाई इसको कफन दफन कब करेंगे, और इसको ये रली नहीं उड़ाओ, चादर उड़ाओ छोटी सी पतली सी। तो उन्होंने कहा कि बड़ा साय आएगा तेरे, उसको पता चलेगा तो फिर वो मेरी बेटी को मैयत कफन दफन करेगा। हम नहीं कर सकते ना, हम तो गरीब आदमी हैं, तो हम लोग तो आवाज में आवाज मिलानी और बराबर लाके खड़ा करना, इसका साल खत्म होना चाहिए। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में करोड़ों मर्द ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरी तरह से सोचते हैं, और मैं उनकी तरह से सोचता हूं। औरत आपकी हमसफर है, वो आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है। और दुनिया में औरत से तो हुस्न है, इस दुनिया में औरतों से ही हुस्न है। अगर आदमी अगर होते तो कुछ भी नहीं होता। बहुत अजीब सी दुनिया होती। कुछ भी नहीं होता, बहुत बुरी होती। ये हुस्न जो दुनिया के अंदर आया है ना, अल्लाह पाक ने हवा को पैदा किया आदम के पास। जब से दुनिया शुरू हुई, अल्लाह को दुनिया बसानी थी, अल्लाह को दुनिया बसानी थी। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड आई होप कि हमारी बात आप तक पहुंचे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करेंगे। एक क्रूशल सवाल है, एक मतलब थोड़ा मुश्किल सवाल है, जो मैं जितने भी मुश्किल सवाल पूछ लो, मुझे पता है आप बताओ, आप जवाब देंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सिर्फ बिल्किस आपा नहीं, अगर आप ईदी साहब से कभी मिले हो, ज़िंदगी में कभी आपने उनको देखा हो,
मैंने इतना बेनियाज आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो हर चीज़ से बेनियाज थे। उनका एक तारीख़ी जुमला है जो उन्होंने अनवर मकसूद साहब के एक प्रोग्राम में कहा था। वो तारीख़ी जुमला ये था, किसी ने उनसे ऐसे ही पूछा था, पता अनवर साहब ने पूछा था, उनसे पूछा था कि मुझे सही याद नहीं है, मुझे कोट मत कीजिएगा, अनवर साहब का शो था या मोइन अख्तर साहब का शो था या मेरे ही साथ मेरा ही कोई शो था, लेकिन ईदी साहब ने एक तारीख़ी जुमला बोला था। उनसे किसी ने पूछा कि आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग आपको लूट भी लेते होंगे, बेईमानियाँ भी करते होंगे। तो उन्होंने तारीख़ी जुमला बोला जो मुझे याद रह गया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, 16 आने में से हो सकता है 12 आने बेईमानी कोई करता हो, पर मैं तो 4 आने के लिए काम करता हूँ। सही है, सही याद बात है ना आपको? सही बात बोली आपने। 4 आने के, ये ईदी साहब ने कहा था। किसका? मोइन भाई के शो, मोइन भाई के शो। तो वो जो 4 आने थे ना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे 300 सेंटर हैं, 300 सेंटर हैं हमारे, और सब खरीदे हुए, किराए का कोई भी नहीं है, किराए का कभी खरीदते ही नहीं थे। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद एक मुश्किल सवाल से आगाज़ करेंगे। ब्रेक। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इसमें से किसी भी बात को हज़फ ना करूं, ना तो इस पर कोई एडिट शेडिट लगना है, ना कुछ होना है, सीधी सीधी बात है। और आज मैंने ख़ास तौर पे, मैं क्यों इनके पास बैठा हूँ, क्यों मैं बात कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, मैं हिस्ट्री का तालिब मैं इल्म आई हूँ आपके शो में। जी, मुझे मालूम है, मुझे याद है। मैं एक छोटी सी बात
नूरियाबाद में 2 कब्रें खुदवाई। बोली हाजी यहाँ फातिया पढ़ने कौन आएगा? अरे तू देखना तो सही, सब आएंगे। अपनी मर्जी करते थे। वो मेरे नहीं हुए, मैं उनकी हो गई थी। वो भी आप ही के थे, आपके नहीं, अलावा? वो मेरे नहीं, मेरा कहना नहीं मानते थे। वो मानते कभी नहीं थे? घर गृहस्थी नहीं निभाई, बच्चों को लेके कभी घूमने नहीं गए। हम लोग बाई रोड भी गए थे हज के लिए। मेरा सबसे हसीन सफ़र था वो। जब भी मैं 23-24 साल की थी, और रास्ते में मुझे कपड़े लेने नहीं दिए। 2 जोड़ी कपड़े के 3 जोड़े ले ले और तू मुझे बता कि तेरी नीयत हज पढ़ने की है कि मुझे सताने की उधर। मैंने कहा नहीं, मेरे हज पढ़ने की नहीं रही थे। तो रास्ते में बर्फ़बारी शुरू हो गई थी ईरान में, कोयटा में। तो कपड़े तो थे नहीं, हम क्या पहनते? दोनों के पास कपड़े, घर के कपड़े थे और सफ़ेद जोड़ा ईदी साहब खुद भी तो एक ही शलवार कमीज पहनते नहीं, तो वो उनको भी हम लोग लंडा बाज़ार गए। फिर लंडा बाज़ार गए, फिर हमने वहाँ से गर्म कपड़े फौजियों के खरीदे। लड़कियों के कपड़े तो थे नहीं, मैंने भी आदमियों के कपड़े पहने। मैं भी आदमियों के कपड़े पहन के आराम से पतलून और कमीज़ और फर्स्ट क्लास पहन, बगैर धोए हुए कपड़े पहने। धोया भी नहीं उसको। जैसे हम लंडा से कपड़ा लेते हैं कभी, तो उसको धो लेते हैं पहले। तो हमने ऐसे ही पहन लिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? मैं इनसे क्यों ये बातें कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ा दिन है।
माँ इंडिया में शादी हुई, मेरी माँ टीचर थी, यहाँ भी टीचर बन गई थी। मेरा बाप चौथे साल में मर गया था। मेरा बाप चौथे साल में इंतकाल हो गया था। मैं पैदा हुई, बाद में मोहम्मद इकबाल पैदा हुआ, महमूद गजनवी पैदा हुआ। मेरे बाप बहुत बड़े इनकलाबी, अच्छे सोच के माइंड के आदमी थे। फिर मेरी माँ ने शादी नहीं की और मेरी माँ की उम्र 18-19 साल थी जब बेवा हुई। तो और आज 19 साल की उम्र में शादियाँ होती हैं। तो इंडिया से शादी होकर इधर आई थी ना। मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटा किसी के बन जाओ या अपना लो किसी को। तो वो तो मेरा बना नहीं, मैंने उसको अपना लिया। बस जब भी लड़ाई करके आती थी ना तो बोलती थी, बेटा बाहर की दुनिया अंधेरी है, तो अच्छा नहीं समझना। आप एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक ले, अजान हो रही है, अजान खत्म होना। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है इसके अंदर आप ज़रा देखें, आज मुझे कहने दीजिए, एक बात और लगा लीजिए, ख़वातीन हमारी अनसंग हीरोज़ हैं, रियली अनसंग हीरोज़। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप सोच सकते हैं जो इन्होंने बात की है, क्या किसी के जहन में भी ये बात है कि इनकी वालदा ने इनकी कितनी मदद की होगी? किसी के जहन में भी ये बात आ सकती है? 18-19 साल की उम्र में वो बेवा हो गई। बेवा होने के बाद उन्होंने मुसलसल काम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मेरे वालिद को छोड़ भी गए थे तो 10 साल तक आराम से गुजरी ज़िंदगी, लेकिन मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है। कुरान शरीफ और ट्यूशन, स्कूल और सिलाई भी करती थी। और मैं सिलाई के कपड़े घरों में देने जाती थी, सी के देती थी ना जब मुझे थैली में डाल के, तो मैं देने भी जाती थी, सिलाई भी करती थी। हीरो थी मेरी माँ, हीरो थी। बिल्कुल सही बात है, हीरो थी। इनकी वालदा भी हीरो थी और ऑफ कोर्स बिल्किस आपा तो है ही हीरो, ये तो पूरे पाकिस्तान की। उसने मुझे बनाया ना, माँ ने। हर वक्त लड़ाई करके आ जाती थी तो मेरे को बोलती थी कि बेटा तू समझती नहीं है, दुनिया बहुत जालिम है, ये दुनिया बहुत जालिम है, आप नहीं समझते हो। मुझे बोलती थी, अपना घर संभालो, अपने बच्चे संभालो, अपने शोहर को संभालो, यही ज़िंदगी है। और वो समझाया करते थे आपको? मेरे से तो इस हिसाब से मेरी बहुत लड़ाई होती थी। मैं बोलती थी, आपको किसने कहा था शादी करने के लिए? स्कूल में बच्ची को लेके गई तो दाखिला नहीं दिया। क्यों? घर के सामने ही स्कूल था। हाँ। और वो जानती भी थी अब्दुल सत्तार को, फिर भी नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। वजह? मुझे क्या पता वो उसके दिल में क्या था। तो फिर मैं ईदी साहब ने कभी सिफारिश नहीं, फिर ईदी साहब बोले मैं नहीं जाऊँगा, गली में हिलाल स्कूल है ना, उधर बिठा दे, ये स्कूल में नहीं बिठा, नहीं देती है तो ना दे। लेकिन कभी भी मेरे साथ नहीं आए ना। उन एक दफ़ा आए थे कोर्ट में, एक बच्चा दिया था किसी को लंदन में, तो इंग्लिश में क्या बातें होती हैं मुझे तो नहीं आती है ना। तो वो दोनों मियाँ बीवी चिपक के रोने लगे। तो मैंने कहा ईदी साहब को, ईदी साहब ये तो परमिशन नहीं दे रही है बाहर जाने की बच्चे को, तो कुछ बोला है तो ये रो रहे थे, तो आप चलो ना थोड़ी देर के लिए। तो उस दिन मेरे साथ आ गए, उस दिन मेरे साथ कोर्ट में इनके साथ आए, जो 2 कपल थे ना उनके साथ आए। तो जाके बोलते कि तुम इनको जाने की इजाज़त नहीं दे रही हो और मुझे एक पर्चे पे लिख के दे दो, फिर मैं देखता हूँ तेरी कुर्सी कहाँ जाती है। उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी, फ़ौरन इजाज़त दे दी और मेरी बच्ची को दाखिला नहीं दिया तो वो नहीं आए। फिर मैं रो रही थी तो उसके पास गए, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन होती थी दुकान, ड्राई क्लीन की दुकान पे गए। तो वो बोलते हैं बिल्किस क्यों रो रही है जरीना? बोलते हैं इसकी मिस ने दाखिला नहीं दिया। अरे दाखिले की क्या बात है, अभी करा देता हूँ। उसने करा दिया। ये पहली एपिसोड है, इसकी एक और एपिसोड है और इस बार मीठा दर में इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपके पास उधर आऊँगा, उधर बैठ के बात करनी है आपसे। 100 बातें करो, मैं 100 जवाब दूंगी, कहीं भी अटकूंगी नहीं। पता है मुझे, नहीं अटकी क्या। हम जो कुछ भी देख रहे हैं आज, इसमें एक मर्द का तो हिस्सा है, लेकिन मर्द के साथ बराबर में खड़ी है बिल्किस दीदी। हर उस औरत के खिलाफ जिसके खिलाफ जुल्म होता है, इस्तेहसाल होता है, हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए। हर वो घर जहाँ तरबियत में डिफरेंस किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये बूटी भाई के लिए छोड़ दो, गलत है, गलत है, गलत है।
औरत माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। दुनिया का हुस्न है, पूरी दुनिया का हुस्न है औरत। इसमें कोई शक नहीं, दुनिया का हुस्न है और उसके बगैर दुनिया अधूरी है, नामुकम्मल है, चल नहीं सकता। मैं सिर्फ अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए एक आवाज़ होके मिल के शुक्रिया अदा करें। बिकॉज़ मुझे पता है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अब चीज़ें बहुत तब्दील हुई हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, और हम सब एक ही पेज पे हैं। अल्लाह करे कि हम इज़्ज़त दे सकें, रिस्पेक्ट कर सकें, और जो इस्तेहसाल है उसको ख़त्म किया जा सके। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आप सबको हमारी तरफ से इसकी बहुत मुबारकबाद। मैंने आज एक ऐसी शख्सियत को चुना है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, इंसानियत के लिए बहुत काम किया है। अब इनकी बातें देख लें, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा, ना तो इसमें बड़े बड़े अल्फाज हैं, ना इसमें बड़ी बड़ी मिसालें हैं। ज़िंदगी के बहुत छोटे छोटे वाक़यात हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ इस मुल्क में पैदा की। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 80,000 ख़वातीन को समझा के वापस उनके घरों में भेजना? लड़कियां भी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ अगर आप अभी आप ये सारा देख रहे होंगे, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ जितने लोगों की टेक केयर करना? इस 50-53 साला सफ़र में शायद ये एक रात भी ठीक से सोई ना हो, क्योंकि काम होता है। आज भी हमारे कहने पे यहाँ आ गई। जितनी भी ख़वातीन हैं दुनिया की, उन सबको हमारा सलाम। ये पहला एपिसोड है, दूसरे एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन फिर भी हमें साइड में पता है क्या बोलती है, कोई भी काम ना परेशानी हो ना सीधा मेरे पास आ जाए। कोई भी बात हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी मैं डॉक्टर साहब को यही बोलती थी कि हमारी सोच और हमारी नीयत ख़राब नहीं है। जो काम हम करते हैं दिल से करते हैं, तभी आसान हो जाता। आसान हो जाता है। अल्लाह आसान कर देता है। अल्लाह में हमारी बहुत मदद करते हैं। कंग्रेचुलेशंस। हम जो कुछ सीखते हैं वो इसलिए नहीं सीखते कि हम उसे इम्प्लीमेंट ना कर सकें। अगर इन 2 घंटों में आपने कुछ सीखा है, कुछ समझ में आया है, तो इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।